नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी का दावा, 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी लखपति दीदी। 13,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग और लोन, 2 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड की राजनीति में एसआईआर पर घमासान, बीजेपी बोली ये संवैधानिक प्रक्रिया, कहा कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति। सड़क सुरक्षा को परिवहन विभाग अलर्ट, हरिद्वार में चलाया सघन चेकिंग अभियान। नियम उल्लंघन के 551 मामले दर्ज, आगे भी जारी रहेगा अभियान। अंकिता हत्याकांड मामले में फिर गर्मा रही सियासत। बागेश्वर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का भाजपा पर हमला, बोले अंकिता भंडारी कांड में सच सामने आना जरूरी। नैनीताल कुंभ मेला क्षेत्र के कूड़ा डंपिंग जोन पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मांग रखने की दी स्वतंत्रता। एनजीटी के सामने नहीं अर्जी दे सकेगा याचिकाकर्ता। बागेश्वर के कपकोट विधानसभा विकास के दावों के बीच जन आक्रोश सड़कों पर, ग्रामीण 8 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर चंपावत से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 सितंबर को टनकपुर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संस्थान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल समेत नवनिर्मित बालिका छात्रावास, नए सृजित संकायों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीएम ने इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन, नियमित अध्ययन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने, फिटनेस, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों और व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान देने की अपील की। विदित है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो हैं वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। अच्छा सेशन रहा क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर और टू फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको सर की जो गाइडेंस चाहिए, इनमें कैसे जो है नेशन डेवलपमेंट में और अपनी सारी एक्टिविटी 4 ईयर्स में वो किस तरीके से अपना कैरियर बेहतर वर्क कर सकते हैं और उससे रिलेटेड उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जिसमें कि बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई और वो सब उस पर ध्यान दें, किस तरीके से अपने 4 ईयर्स की पूरी स्टडी को पहले मैनेज करें। अगली खबर देहरादून से, जहां नई दिल्ली स्थित केंद्रीय भाजपा मुख्यालय में पार्टी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली परिचयात्मक बैठक जो हुई है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की है। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने बताया कि पार्टी में पदाधिकारियों को केवल पद के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए चुना जाता है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुसार काम शुरू करेंगे, जिसका लाभ संगठन और समाज को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और यहाँ हमारे सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता सदा सक्रिय रहते हैं। केवल नाम के लिए कोई पदाधिकारी नहीं बनता और किसी को जिम्मेवारी नहीं दी जाती। अभी कुछ ही दिन पूर्व राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, उसके तुरंत बाद हमारे पदाधिकारियों की आज परिचय बैठक है और उसके बाद तो वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि समाज को और संगठन को उनकी सक्रियता का लाभ मिलेगा। अगली खबर देहरादून से, जहां थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नौकरी के नाम पर 32 लाख की ठगी करने वाले साथिर नटवरलाल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी चारू चंद्र जोशी ने एक नर्सिंग असिस्टेंट युवती को शादी.com के जरिए संपर्क कर खुद को स्वास्थ्य विभाग में ड्रग्स इंस्पेक्टर बताया और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर 32 लाख रुपए ठग लिए। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीम को पता चला कि आरोपी पिथौरागढ़ के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस ने पिथौरागढ़ पुलिस से समन्वय कर 21 अगस्त को एंचुली क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर
ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया। जांच में सामने आया कि आरोपी 2016 में स्वास्थ्य विभाग में संविदा फार्मासिस्ट था। 2022 में धोखाधड़ी के मामले में जेल जाने पर नौकरी से हटाया जा चुका है। सब क्लॉज 4 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त चारू जोशी जो है उसको पिथौरागढ़ जनपद से गिरफ्तार किया गया। ये नेपाल भागने की फिराक में था। ये व्यक्ति जो है पूर्व में भी कई बार इसी तरीके से जो हमारे गलेबल विक्टिम्स होते हैं, जो मासूम विक्टिम्स होते हैं, उनको झांसा देकर, नौकरी लगवाने के नाम पे झांसा देकर इस तरह से उनसे पैसे ऐंठता है। इसके पूर्व में 7 FIRs हैं, जिसमें मुखानी थाने की FIR है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की, हल्द्वानी की है, ऋषिकेश की है और कोतवाली काशीपुर की FIR है। इसमें पूर्व में 376 का भी कंटेंट कुछ FIRs में रहा है कि कुछ महिलाओं से इसने शारीरिक संबंध भी बनाए इस तरीके से। हरिद्वार के बंदी छोड़ स्थित ब्रह्म निवास आश्रम के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने संस्था के समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। वहीं बंगाल में देश की सीमा पर 45 दिनों में तार बाढ़ का काम पूरा होने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में लाठीचार्ज के मुद्दे पर सीएम धामी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए हैं, जबकि 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। यहाँ पर ये ब्रह्म निवास, ये संस्था भोरे वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप है। देहरादून के सेलाकुई स्थित माया देवी विश्वविद्यालय में नए सत्र के तहत चल रहे 1 सप्ताह के संस्कारारंभ कार्यक्रम में छात्रों की सुरक्षा और मार्गदर्शन को लेकर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। आपको बता दें, PPS रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से हुई कार्यशाला में साइबर और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर ठगी से बचने, सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने और नशे से दूर रहने की जानकारी दी। एंटी रैगिंग को लेकर भी छात्रों को जागरूक करते हुए निडर होकर प्रशासन से शिकायत करने की अपील की गई। संस्थान प्रबंधन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कर उन्हें आधुनिक खतरों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का सबका माया देवी यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 2026-27 बैच आ गया है, तो हमारा 2 दिन से इंडक्शन प्रोग्राम चला हुआ है। तो उसमें हम लोग बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं। हम लोग गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया जिन्होंने स्टार्टअप पे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उनको एलैबोरेट सेशन दिया। साथ के साथ हमने उनके साथ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज और गेम्स भी करे। ये साइबर क्राइम के विषय के ऊपर मैंने आज यहाँ पर एक व्याख्यान दिया था स्टूडेंट्स को। तो मेरा सभी दर्शकों से ना एक ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये बात निकाल लें कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये बहुत बड़े हैकर या इनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है या इस टाइप से ये हमको रिमोटली हैक कर लेंगे, हमारे फ़ोन के अंदर घुस जाएंगे। देखो, अगर हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिसके साथ क्राइम हुआ है उसकी गलती है। अगली खबर नैनीताल से, जहां मानो वन्यजीव संघर्ष से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। वन्यजीवों को गांव और खेतों में आने से रोकने के लिए जिले के 109 ग्रामों में फिशिंग और सोलर लाइट लगाने की योजना है। साथ ही चैनलिंग के जरिए भी वन्यजीवों की आवाजाही रोकने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के आधार पर वन, कृषि और उद्यान विभाग की संयुक्त टीम ने रेड जोन चिन्हित किए हैं और पहले चरण में इन 109 गांवों में काम किया जाएगा। इसके बाद अन्य गांवों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। घास काटने और खेती के दौरान महिलाओं समेत अन्य ग्रामीणों पर वन्यजीवों के हमले की घटनाओं को देखते हुए योजना पर काम शुरू कर दिया गया। ऐसे गांव जिनमें सघन खेती होती है अच्छे पार्सल में और वाइल्ड लाइफ के कारण उनकी फसलों की रक्षा नहीं हो पाती और जो वन सीमा क्षेत्र से सटे हुए गाँव हैं, तो पलायन का एक मुख्य कारण ये भी है कि उत्पादकता होने के बावजूद भी
फसलें रिजर्व और कंजर्व नहीं हो पा रही हैं, उसमें जो जंगली जानवर हैं वो खेती का काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इस वर्ष की जिला योजना में चेन लिंक फेंसिंग जो कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित होती है, उस स्कीम में डिस्ट्रिक्ट प्लान में 2 करोड़ रुपया रिलीज किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में जन कवि गिरीश तिवाड़ी, आपको बता दें गिरदा की 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। नैनीताल के रंगकर्मियों ने नगर में रैली निकालकर गिरदा को नमन किया। रैली के दौरान मॉल रोड उनकी रचनाओं और जनगीतों से गूंज उठी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जन कवि गिरीश तिवाड़ी गिरदा का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1994 के राज्य आंदोलन के दौरान गिरदा ने अपने जन गीतों और कविताओं के माध्यम से पहाड़ के जनमानस को आंदोलन से जोड़ने का काम किया। उनके गीतों ने लोगों में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और अलग राज्य की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने का जज्बा पैदा किया। गिरदा ने अपने गीतों के जरिए उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को आवाज दी है। राज्य बनने के बाद भी वह लगातार जन आंदोलनों से जुड़े रहे। उनके निधन को उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति माना जाता है। और ये जो स्कूल हैं, आपदाएं हैं, इस समय गिरदा होते कोई ना कोई रास्ता निकालते ही, ये तो सबको मालूम है, पर बहुत उनकी कमी इस समय महसूस हो रही। इस समय का वो होते तो काफ़ी परिवर्तन होता। ये समस्याएं सामने सुलझ के आती। आने वाली पीढ़ी में थोड़ा बहुत तो है ही जो कि गिरदा को फॉलो कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पर उनको बहुत भरोसा था, बहुत उम्मीदें थी। कुछ लोग तो कर रहे हैं। एक उनकी कविताएं मुझे याद हैं। ओ कल के गीत तुम्हें है समर्पित, मेरे जमाने के अचित अलिखित आखर, इन आखरों को तुम पूरा करोगे, गीत से आगे का गीत रचोगे। वो हमारे साथ होते तो अच्छा था, लेकिन वो भी कवि के रूप में वो जिंदा है और हमारे साथ हैं। उनकी कविताएं जो हैं, और अभी जो ये बुला रहे हैं जैता एक दिन तो हाल होती नहीं दुनिया में, एक उम्मीद का गीत है और इस तरह के और उनके बीसों गीत हैं और कविताएं हैं। वो देखिए जो गिरदा थे ना, मैं सिर्फ कवि हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में एक बार फिर अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी और समितियों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और शासन स्तर पर शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने कहा कि दुग्ध संघ एक्ट के नियमों को दरकिनार कर दुग्ध समितियों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार। मेरा इस उसमें जो सदस्यों की अनर्हता के विषय में कहना है, जो ये एक षड्यंत्र के तहत प्रधान प्रबंधक, सहायक निदेशक और उप निदेशक जी ने ये कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में कतई भी जो है सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास बोर्ड में 8 सदस्य हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को रक्षा सूत्र के माध्यम से करीब 15,000 बहनों से राखी बनवाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रक्षा सूत्र कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में बहनों को जोड़ने की तैयारी है। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 15,000 बहनों से राखी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को भाई बहन के प्रेम और सामाजिक एकजुटता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। कल 23 अगस्त को जमदग्नि पब्लिक स्कूल लक्सर में प्रातः 11 बजे से भोजन तक ये रक्षा सूत्र भाई बहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा संसदीय बोर्ड की मेंबर आदरणीय डॉक्टर सुधा यादव जी होंगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरुषि निशंक जी होंगी और अध्यक्षता श्रीमती ललिता अग्रवाल जी, जो प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष हैं लक्सर की, हो रहेंगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां दून पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरबटपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार और बाइक सवार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 192 एटीएम कार्ड, देशी तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम बूथ पर बुजुर्गों और महिलाओं को मदद का झांसा देकर उनका पिन हासिल कर लेते थे और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, असम और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे हल्द्वानी में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मोटे अनाज के प्रोत्साहन और इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच हल्द्वानी में भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भुवन जोशी ने भुट्टा पार्टी का आयोजन कर लोगों को पारंपरिक उत्तराखंड के मोटे अनाज और उनके स्वास्थ्य के लाभों के प्रति जागरूक किया। नैनीताल रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल सांसद अजय भट्ट, मेयर गजराज बिष्ट, राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और शहर के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों ने भुट्टे के साथ ही मोटे अनाज से तैयार विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर भुवन जोशी ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से भुट्टा पार्टी और मोटे अनाज के प्रोत्साहन को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहे। इसमें जब से प्रधानमंत्री जी एक मिशन के रूप में लिया है मोटे अनाज के बारे में, और पूरा देश पहाड़ के मोटे अनाज की जो विशेषताएं हैं उनको अब समझा है। स्वास्थ्य में आज चाहे शुगर पीड़ित हो, आज ब्लड प्रेशर के पीड़ित हो, अन्य बीमारियों के पीड़ित हो, तो मोटे अनाज से स्वस्थ होते हैं। और एक जमाना था कि मोटे अनाज की कद्र नहीं होती थी। ये कहीं न कहीं हम पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए इस शहर में हैं, तो हमें पता है कि पहले हमने देखा मोटे अनाज को, जब हमारे पिताजी, दादाजी, ये सब लोग मोटे अनाज से हष्ट-पुष्ट रह के, ये पौष्टिक भोजन करके हमने देखा बड़ा लंबा जीवन जीते थे। तो अभी बीच में क्या हुआ कि हमने जंक फूड, ये आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन और ये बाहर का खाना घर में मंगाना ज़्यादा चालू कर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक लगातार देश और प्रदेश में मोटे अनाज को लेकर एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा ये जो समाज था, जो हम लोग थे, तो उस समय पहले हमारे पूर्वज मोटा ही अनाज खाया करते थे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कुमाऊं भर से पहुंचे दर्जनों वन पंचायत सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वन पंचायत सरपंचों ने वर्षों से मानदेय नहीं मिलने और का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन को पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी समर्थन दिया है। वन पंचायत संगठन कुमाऊं की अध्यक्ष निशा जोशी ने कहा कि वन पंचायत सरपंच और पंच लंबे समय से बिना मानदेय के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने 1931 से चली आ रही वन पंचायत व्यवस्था का हवाला देते हुए सरपंचों और पंचों को मानदेय दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा गया। सरपंचों ने कहा कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हम लोगों में एका नहीं है, एका अगर होता तो ये स्थिति ना होती। 6000 प्रधान है, उन्होंने अपनी मनमानी करवा रखी है। हम 11000 है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, केवल बिखरे हुए हैं, पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं। 11217 हमारी संख्या है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि इनमें एकता आए। और 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा ही प्रयास है, इससे आज ये इकट्ठा हुए हैं। जब से हम सरपंच बने, अभी मुझे 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, ना हमें कोई मानदेय दिया जाता है। जब वन पंचायतों में आग लगती है, ना हमारा बीमा है, ना हमें कोई ऐसी राशि दी जाती है कि हम अपने वन पंचायतों को सुरक्षित कर पाए, ना हमारे पास कोई उपकरण होते हैं। हमारे जंगल जब धक धक जलते हैं तो ये समझ लिया हमको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उन बच्चों को जिन्हें हम वृक्ष न मानकर अपने बच्चे मानते हैं, उन जब जलते हैं तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। कहीं से कोई हमको सहयोग नहीं है और सरकार की अनदेखी हमारे प्रति समझ ही नहीं पा रहे क्यों हो रही है। सरकार जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये वन आच्छादित क्षेत्र है और इसमें सरपंचों की अनदेखी किया जाना ये आंदोलन की परिणति है। और निश्चित रूप से सरकार को अगर
वनों को मजबूत करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो सरपंचों को अधिकार देने चाहिए। इनका मानदेय का मामला है, इनको और तमाम वन अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उस पर सरकार लगातार अतिक्रमण कर रही है। उत्तराखंड में महंगी चीनी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मोदी सरकार पर महंगाई और एथेनॉल नीति के जरिए आम जनता पर दोहरी मार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगी चीनी और कथित मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ अब आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने महंगी चीनी और पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया। धस्माना का आरोप है कि सिर्फ 20 दिनों में चीनी के दाम करीब 20 रुपये प्रति किलो बढ़ना आम आदमी की कमर तोड़ने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि 65 रुपये किलो चीनी की कीमत की कल्पना तक नहीं की जा सकती। देखो, गरीबों की तो चाय कहावत है ना कि गरीबों की तो चाय होती है। अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी और आप 60-70 रुपए पे भरते हैं चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इतना हाहाकार मच चुका है कि लोग अब बोल रहे हैं कि बस अब मोदी सरकार से तौबा करने के लिए हुए हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया हुआ कि कांग्रेस की सरकार को लेके आना है। हम तो ये चाह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो कुछ सोचते कम से कम। ज्यादा इस्तेमाल के कारण जो है अब तो चीनी भी महंगी कर दी है, क्या कुछ कहना। थाली से भोजन छीन लिया और प्याली से मिठास छीन ली। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर मिला करके कड़वाहट फैलाने वाली इस मोदी सरकार ने जो जनता के साथ ये कुठाराघात किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने आज शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है महंगी चीनी के खिलाफ और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ। ये आंदोलन अब हर पेट्रोल पंप पे, हर पूरे प्रदेश के कोने में, कस्बे में, गांव में, शहर में हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश की सियासत में जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ सभी राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को दूर करने और अपने काम गिनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेताओं के अटपटे बयान अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। चुनाव अभी आए भी नहीं कि मौजूदा नेताओं के अपने अपने सुर देखने को मिल रहे हैं। चाहे कोई अपने जिले में काम ना होने पर नाराज है, तो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए अभी से अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं को निपटने का वादा जनता से कर बैठी, तो वहीं अपने ही भाजपा के माननीय पूर्व विधायक अब जनता के बीच जाकर अजब गजब बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता के हैप्पी बर्थडे का है। अपने काम गिनाते हुए जब वो उत्साहित हुए तो उनके मुंह से एक ऐसी टिप्पणी निकल गई। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मेरा पानी पीकर वोट नहीं दिया तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। जब मैंने आपके लिए इतने काम कर दिए हैं तो बस फिर क्या था। विपक्ष ने भी मौका देखा और सत्ता दल पर सवालों की झड़ी लगा दी। सत्ता पक्ष पूर्व विधायक जी के बयानों को छुपाए नहीं छुपा रहा, जिस पर एक बार सरकार के कामों को लेकर नई बहस जारी है। मैं मना नहीं करता, बहुत कमा रखे। मैंने सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाया, आज तक बनी। कांग्रेसियों ने केवल लॉलीपॉप दिया। मैंने 11 करोड़ रुपए, स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, माननीय धामी जी से वो लगने से पहले, आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले 11 करोड़, यहाँ मेरी जन्मभूमि है। मैंने कहा पानी तो सब पिएंगे, स्वच्छ पानी। पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी, बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो हार है वो इतना हावी हो चुकी है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। अभी संजय गुप्ता जी का एक बयान मैं सुन रही थी जिसमें वो मंच से लोगों से कह रहे थे कि यहाँ पे शुद्ध पानी का अरेंजमेंट तो मैंने करवाया है, लेकिन अगर आपने मुझे वोट नहीं दिए तो आपके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ऐसे लोगों को चुन करके सदन में पहुँचाने का कार्य कभी इस प्रदेश की जनता ने किया।
भाजपा को पता है कि वो अब चुनाव में जीतने वाली नहीं है। यही वजह है कि पहले भरत चौधरी लोगों को डराने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं और अब इस तरीके की नॉनसेंस बातें करके जो है लक्सर के संजय गुप्ता जी लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में हो या उत्तराखंड से बाहर हो, जो सत्ता में जो अहम हो गया है बीजेपी का, क्योंकि पिछले 2014 के चुनाव के बाद वो एन प्रकार से जिस प्रकार से जीत हासिल कर रही है, तो उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि जीतना हमारा स्वाभाविक है। इसलिए वो आनंद फानंद में या जानबूझकर इस प्रकार के बयानों को देते हैं। इनके कई विधायक तो इस प्रकार के बयान देते हैं कि मैं तुम्हारी वोट से नहीं जीता, कोई इस प्रकार के बयान देते हैं कि जीत तो हमारी निश्चित है। तो वो किस प्रकार से दावा करते हैं ये समझ में आता है। और अब ये कहना कि जो हमें वोट नहीं देगा उन पे कीड़े पड़ना, ये तो एक सीधा सामाजिक गाली है, या यूं कहें कि प्रजातंत्र पर एक गहरा कुठाराघात है। नहीं देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक सभा में बोल रहे हैं और अपने उन लोगों को बोल रहे हैं जो उनके बिल्कुल परिवार के हैं, घर के हैं। क्योंकि जब व्यक्ति समाज में निकलकर सेवा करता है, उनके साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह की मजाक भी हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा तो नियंत्रण रखना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को हो सकता है इसमें बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन वो उनके अपने लोग थे और हमेशा वो उनके साथ रहते। कुल मिलाकर लक्सर का ये मामला एक बार फिर साबित करता है कि चुनावी साल में नेताओं के एक एक शब्द को जनता और विपक्ष दोनों बारीकी से देखते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने भले ही इसे मजाक में कहा होगा, यही नहीं बल्कि वो अपने बयानों से पलटते हुए भी नजर आए और इस मजाक को मुद्दा बनाकर विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सियासत में मजाक भी गंभीर बहस बन जाती है। भाजपा के लिए चुनौती ये है कि उनके नेता मन से विकास के मुद्दे उठाएं, न कि ऐसे बयान दे जो विरोधियों के मुद्दा दे दे। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल से लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल यदि उनके नेता कुछ इस प्रकार की टिप्पणी या बयान देते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगानी होगी, वरना इसका फायदा विपक्ष चुनाव में उठा सकता है और नुकसान खुद की पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे